नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे व्याख्यान का लाभ उठाने के लिए। मैं बम्बई में रहता हूँ। बम्बई की हालत थोड़ा इस समय ख़राब है। बहुत ज़ोरदार साइक्लोन आया हुआ है, तेज़ बारिश और तेज़ हवा चल रही हैं, बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं, तो पोजीशन इधर ख़राब है। हालांकि हमारी एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, गोरेगांव ईस्ट, इधर सब ठीक ठाक है। बाकी हवाएं बहुत तेज़ से चल रही हैं। वैसे चिंता की बात नहीं है। जैसी खबर आ रही है तो बॉम्बे में उतना कम नुकसान हुआ है। ज़्यादा अच्छा तो जो रत्नागिरी है या कोंकण एरिया है, वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, आज हम विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। विसर्ग भी एक बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है, बहुत ही तकलीफदायक व्याधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर जिग्नेश पिल्लई, जो मेरे अच्छे प्रिय हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, अश्मरी की एक्यूट कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक चूर्ण मैंने बताया था, नहीं आप फिर से नोट कर लीजिए। ये चूर्ण बना करके हर एक घंटे में एक चम्मच शहद के साथ देना है। इसमें मुलैठी, गोक्षुर, ककड़ी बीज और खीरा बीज, ये 4 औषधियाँ हैं। मुलैठी, गोक्षुर, खीरा बीज और ककड़ी बीज, इनका बारीक चूर्ण बना के अपने हॉस्पिटल में, अपने ओपीडी में रखें और एक चम्मच हर 2-2, 1.5 घंटे में शहद के साथ इसका चाटन करवाएं। इसके अलावा हरी इलायची, ये लगभग 5 ग्राम की मात्रा, 500 मिलीग्राम की मात्रा लेकर थोड़ा से यौकोट या चूर्ण कर लें और शहद के साथ चाटन 1-2 घंटे में कराएं। इससे भी इसमें लाभ होगा। एक अनुभूति योग यवक्षार 500 मिलीग्राम और 5 ग्राम मिश्री, यह भी 2-2 घंटे के अंदर इसका शहद के साथ चाटन कराएं तो निश्चित रूप से पेन में रोगी को आराम प्राप्त होगा। आर इंडिया की ओर से प्रश्न आया है, ADHD फॉर चिल्ड्रन, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। ADHD को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यह मानसिक विकार नहीं है, लेकिन ब्रेन का अच्छी तरह डेवलपमेंट न होने के कारण जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं चाइल्ड के, वो प्रभावित होते हैं। जैसे इनिशिएशन, लैक ऑफ फोकस, पुअर टाइम मैनेजमेंट, हाइपर एक्टिविटी और इमोशंस बच्चों में ठीक नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये निश्चित रूप से डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट है ब्रेन का। तो इसमें मेध रसायन से संबंधित औषधियाँ, जैसे आमल की रसायन 5-5 ग्राम दिन में 2 बार, ब्राह्मी अवलेह, ये बहुत ही उपयोगी है, 5 ग्राम दिन में 2 बार, 3 बार भी दे सकते हैं इसको। और इसमें नस्यकर्म और शिरः तर्पण, नस्यकर्म इंद्रिय वर्धक तैल से या अणुतैल से या ब्राह्मी घृत से 2-2 बूंद दिन में 2-3 बार बच्चे को डाल सकते हैं। शिरोधारा न संभव हो तो पिचु धारण शिरा प्रदेश में करें। साथ में ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी सिरप, सारस्वतारिष्ट, ऐसे औषधियों का भी प्रयोग ऐसे रोगी में किया जा सकता है ताकि ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से हो। डॉक्टर विष्णु हारीथी गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानना चाहा है, चिकित्सा के बारे में। हालांकि इस कई बार चर्चा हो चुकी है। गाल ब्लैडर स्टोन में पहले आप विरेचन कराएं। आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात
आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत से करा करके विरेचन करा दें। और विरेचन के बाद एक योग है जो मैं हमेशा देता हूँ, बड़ा उपयोगी है। कुटकी चूर्ण 50 ग्राम, खीरा बीज चूर्ण 50 ग्राम, ककड़ी बीज 50 ग्राम और शतावरी 50 ग्राम, इन औषधियों का योग तैयार करें। एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। तो इससे गाल ब्लैडर स्टोन बहुत ही फ़ायदा होता है। आप लगातार 20 दिन से 1 महीने तक कराएं, आपको रिजल्ट निश्चित मिलेंगे। ज्ञानेंद्र सहपाठी जी ने ग्रेड 3 पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। ग्रेड 1 पाइल्स में जब मोशन करता है पेशेंट तो पाइल्स बाहर निकल जाते हैं। मोशन के बाद वो अपने आप वापस अंदर चले जाते हैं। लेकिन ग्रेड 3 में पाइल्स का जो प्रोलेप्स होता है, पाइल्स जो एनस के बाहर निकलते हैं, वो अपने आप अंदर नहीं जाते, उनको हाथों से पुश करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में डूशिंग करना चाहिए स्तंभक तैल की, जैसे काशीश आदि, एरमिरादि, जात्यादि घृत या स्फटिका द्रव, इनसे डूस लगाना चाहिए। अगर चांगेरी घृत मिल जाए तो उसका डूस लगाना अत्यंत उपयोगी है। मूसक तेल मिले, मूसक तेल भी बहुत ही अच्छा प्रोलेप्स के लिए है, खासतौर से गुदा के लिए। तो जहाँ भी प्रोलेप्स होगा वहाँ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, दीपन पाचन औषधियाँ और हल्का लग्जेटिव औषधियाँ जरूर देना चाहिए। एरंड भ्रष्ट हरित की इसके लिए ठीक रहेगी। एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच या 1 चम्मच रात को सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद दें। और हर हफ्ते कैस्टर ऑयल दे करके, कैस्टर ऑयल 30 ml 50 ml दुग्ध, इसको दे के पेट साफ होता रहे, ये आप देखें। बाकी जो और चिकित्सा है, अर्शकुठार रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ऐसी ये एक मात्रा है। 2 या 3 बार ये मात्राओं का आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि 3 विकार ऐसे हैं जो एक दूसरे के उत्पादक हैं, अर्श, आदिसार और ग्रहणी, और तीनों की एक ही चिकित्सा है, अग्नि की रक्षा करना। त्रया विकारा प्रायण ही परस्पर हेतवः अर्शांसि चादिसारस्य ग्रहणी दोषे उचा येषाम अग्निबलम हीने वृद्धि वृद्धि प्रक्षयः तस्माद् अग्निबलम रक्षम हेतुलिंगो विशेषताः। डॉक्टर प्रदन्न पाटिल जी ने एपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट पूछा है। एपेंडिसाइटिस में एक तो डायग्नोस नहीं होता, एक्यूट कंडीशन में ही डायग्नोस होता है, जब भयंकर उल्टी होती है, दर्द होता है और तुरंत बेरियम मील एक्सरे लेते हैं, तब एपेंडिसाइटिस का पता चलता है और ऐसी ही अवस्था में ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ऑपरेशन ही कराना है, अन्यथा एरंड भ्रष्ट शरीर की रात को आधा चम्मच प्रतिदिन देवें। और वृद्ध वाटिका बटी आती है एक, और शंख बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। अभ्यारिष्ट और पिपल्यासौ, अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, पिपल्यासौ 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इनका सेवन कराएं तो पेशेंट को राहत मिलेगी। लेकिन अगर बहुत तीव्र वेदना हो, एक्यूट कंडीशन हो, तो उस वक्त तो ऑपरेशन ही कराना चाहिए। डॉक्टर नितिन शर्मा जी ने अपस्मार का ट्रीटमेंट पूछा है, इसका पूरा व्याख्यान हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर नवीन जी से ये व्याख्यान प्राप्त कर लें और उसकी चिकित्सा भी बड़ी विस्तार से बताई है। लेकिन आप बेसिक चीज़ समझ लें कि ये हृदय से संबंधित व्याधि है। जब दोषों को आवृत हो जाता है हृदय में तो निश्चित है स्मृति का विभ्रंश हो जाता है। इसको अपस्मार कहा जाता है। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तैरावृतानाम हृसोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादो भिषकुर्याद कर्म भी बमनाद भी। तीक्ष्ण शोधन कर्म करना चाहिए, बौन विरेचन और वस्ती।
वातके वस्तिभूयष्टे पैत्यके तिक्त शीतलई है। वातके वस्तिभूयष्टे पैत्यके विरेचनम श्लेष्मिके वमन प्राय अपस्मारम उपाचरित। रसौषधियों में स्मृति सागर रस 10 ग्राम, योगेंद्र रस 4 ग्राम, वातकुलांतक 4 ग्राम, ऐसी 60 पुड़ियाँ बना लें और एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके बाद ब्राह्मी बटी, मेध रसायन क्वाथ, जटामांसादि क्वाथ जिसका मैं बार बार उल्लेख कर चुका हूँ, इसका भी रोगी में सेवन कराएं और इसमें नस्य कर्म भी बहुत ही फायदा होगा। तो ब्राह्मी घृत से या अणुतेल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें, इससे भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने ब्राह्मण योग के बारे में पूछा है, कोई ऐसा बताइए जो ब्राह्मण योग हो। तो इसमें निश्चित रूप से अश्वगंधा, मुलैठी, शतावरी, बबूल फली, इनका चूर्ण बराबर मात्रा में बना लीजिए और प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह दूध के साथ लगातार लीजिए। कम से कम 6 महीना तो लेना ही है, पर अगर लगातार आप लेते रहते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। डॉक्टर शिवम माहेश्वरी ने एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में जानना चाहा है। एओर्टिक स्टेनोसिस और दूसरा होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में जो कस्प है वो ठीक से बंद नहीं होते, इसलिए लीकेज ऑफ ब्लड जो है वापस आ जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द ऑरिफिस, किसी कारण से ऑरिफिस नैरो हो जाए माइट्रल एरिया में। ऐसे ट्राइकस्पिड में भी हो सकता है, बाइकस्पिड में भी हो सकता है, लेकिन आपने बाइकस्पिड के बारे में पूछा है। एओर्टिक स्टेनोसिस, वहाँ नैरोइंग ऑफ द वाल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जितना एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और इसलिए रोगी को कभी कभी मूर्छा आ जाती है, कमजोरी महसूस होती है, हाँफने लगता है पेशेंट, और एंजाइना जैसे लक्षण भी रोगी में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में हृदयवस्ती 10 मूल तेल से करना चाहिए। हृदयवस्ती, इसका धारण काल 50 मिनट तक धारण काल इसका रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निकाल कर गर्म करते रहें। हृदय प्रदेश में उड़द दाल के आटे का घेरा बना करके और तेल को भरा जाता है, इसको बोलते हैं हृदयवस्ती। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं स्टेनोसिस किसकी वजह से हुआ ये देखना है, कहीं रूमेटॉइड की वजह से तो नहीं है, तो साथ साथ में रूमेटिज्म का ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। औषधि योग में हृदयाणु रस 8 ग्राम, नागार्जुनाभ रस 8 ग्राम और बृहद्वाद चिंतामणि 4 ग्राम, ऐसी 60 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा एक काढ़ा जो मैं हृदय रोग के लिए बताता हूँ, हमेशा आप भी नोट कर लें। हरितकी, वसा, रासना, पिप्पली, नागरोद्भवम, नागरमुथा। फिर से बोलता हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिप्पली, नागरोद्भवम, सटी, पुष्कर मूलोत्थम, सटी और पुष्कर मूल, चूर्णम हृदरोगनाशनम। फिर से आप मैं रिपीट कर रहा हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, सटी, पुष्कर मूलोत्थम, चूर्णम हृदरोगनाशनम। ये सभी हृदय के लिए, हृदय रोग के लिए महत्वपूर्ण योग है। इसका 1-1 चम्मच दिन में 3 बार या 2 बार सेवन कराएं, तो इससे रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर हरिओम कुरशेष जी ने CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का पेशेंट है, उनके पास यूरिया 226 है, सीरम क्रिएटिनिन 14.7,
तो ये निश्चित है डायलिसिस का रोगी है। इनको डायलिसिस कम से कम हर दूसरे या एक हफ्ते के अंदर कराना पड़ेगा। डायलिसिस के साथ साथ आप अपना ट्रीटमेंट चालू करें। तो इसमें चंद्रप्रभा बटी 2 गोली दिन में 2 बार, और ककड़ी बीज, खीरा बीज, शतावरी, ककड़ी बीज, खीरा बीज और शतावरी और गोक्षुर, इनका चूर्ण तैयार कर लें और इस चूर्ण का सेवन 1-1 चम्मच दिन में 3 बार कराएं। बाकी भोजन की व्यवस्था, उसकी पानी कितना लेना है, प्रोटीन नहीं लेना है, ऐसी सब बातें रोगी को बता दें और इलाज लगातार दें। लेकिन ऐसी अवस्था में डायलिसिस जरूर कराना पड़ेगा। धीरे धीरे निश्चित रूप से इसकी मात्रा कम होगी सीरम क्रिएटिनिन की। डॉक्टर बलजीत कौर जी ने डेफनेस और टिनिटस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो डेफनेस का निश्चित रूप से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर एक बार डेफनेस आ गई तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाता है। फिर भी नियो और सारीवादी बटी, नियो 2 गोली और सारीवादी बटी 2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। ये टिनिटस में भी लाभ करेगा। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोल करके, आधा कप दूध में घोल करके दिन में 2 बार दें। टिनिटस के लिए अश्वगंधा, मुलहटी और शतावरी चूर्ण बना लें बराबर मात्रा में और 1-1 चम्मच सुबह शाम ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। तो टिनिटस में तो निश्चित फ़ायदा होता है। और अगर पेशेंट काउंसलिंग करके तैयार है तो शिरोधारा भी इसके लिए बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। चंदन बलालाक्षादी तैल से या अश्वगंधा बला तैल से शिरोधारा करें। धारण काल 50 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, तभी रोगी को फायदा होता है। वेदराव जी ने शोधन के समय समन औषधियाँ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आभ्यंतर स्नेहपान के दौरान जब हम दीपन पाचन देते हैं तब भी, हाँ, जिस दिन विरेचन कराया या जिस दिन वमन कराया उस दिन और 2 दिन और, मान लीजिए आज वमन कराया या विरेचन कराया तो आज कल परसों 2-3 दिन दवाइयाँ न दीजिए और फिर संसर्जन क्रम के साथ भी आप दवाइयों का उपयोग रोगी में कर सकते हैं। डॉक्टर KN गंगवार जी ने तिक्त क्षीर वस्ती कब लेना चाहिए, खाली पेट में या भोजन के बाद? तो आप जानते हैं अनुवासन वस्ती हमेशा भोजन के बाद ली जाती है और ये तिक्त क्षीर वस्ती ये निश्चित है आस्थापन वस्ती है। हालांकि इसमें तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं हैं, इसमें सब ब्रह्मण औषधियाँ हैं। तो इसको भोजन के बाद न दे करके खाली पेट ही देना चाहिए। डॉक्टर शुभम निगम ने राइट सेरिब्रल इन्फ्रेक्ट के बारे में जानना चाहा है। राइट सेरिब्रल इन्फ्रेक्ट ये निश्चित रूप से आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए उसकी वजह से ये रोग होता है। ब्लॉकेज किस वजह से होगा? या तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा होगा, फैट का ब्लॉकेज होता है। इस कारण से वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने पहले बताया नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू ब्लॉकेज, ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है उस पोर्शन में। अगर लेफ्ट में ये बीमारी हुई तो राइट में लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो चूँकि आपने राइट सेरिब्रल इन्फ्रेक्ट के बारे में पूछा है, इन्फ्रेक्ट माने ब्लड का क्लॉट हो जाना, तो इसमें निश्चित रूप से क्लॉट हुआ है तो निश्चित है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, फैटी एसिड वगैरह भी बढ़े होंगे। तो इसमें हाइपरलिपिथीमिया या ओबेसिटी का ट्रीटमेंट इसमें करना चाहिए। खास तौर से पुष्कर मूल, अर्जुन छाल चूर्ण और गोक्षुर। पुष्कर मूल, अर्जुन छाल और गोक्षुर 100-100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार
इसका सेवन कराएं। इसमें शिरोधारा, मेध रसायन की शिरोधारा, जो मेध रसायन द्रव्य हैं, शंखपुष्पी, मंडूक, पर्णी, गिलोय और मुलैठी, इनको बराबर बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम ले लें और इसका काढ़ा 2 लीटर बना लें और इस 2 लीटर काढ़े से फिर शिरोधारा कराएं। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। दूसरा नस्य कर्म, क्योंकि संग हुआ है, 4 प्रकार के स्रोतों दृष्टि होते हैं ना, अभ्यंग, अति प्रवृत्ति, संगो व शराणाम ग्रंथयो अपि वा बीमार गमनम चापि स्रोत सामज दुष्ट लक्षणम। तो यहाँ संग हुआ है, तो वृद्ध्या विसन्नाद पाकाद स्रोतो मिविक्षोदान, वृद्ध्या अभ्यंतर स्नेहपान, स्वेदन और विरेचन कराएं। वमन तो नहीं कराना चाहिए, विरेचन कराएं। इससे रोगी में ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जो मैंने दवाइयाँ बताई वो दें। साथ में इसमें रसराज रस का काम बढ़िया रहेगा। रसराज उष्ण होता है, रसराज रस 4 ग्राम, हृदयाणु रस 8 ग्राम और मुक्तापुराल पंचामृत 4 ग्राम, इन सबको मिला के 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ इसका सेवन आप करा सकते हैं। डॉक्टर नमिता कुरशेष जी ने उत्तर बस्ती ओपीडी में दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इंडोर में भर्ती होते नहीं पेशेंट, आप ओपीडी में दे सकते हैं। बस आपका सेपरेट कक्ष होना चाहिए जहां आप देते हो, तो बिल्कुल दे सकते हैं। भावना सिन्हा जी ने स्वर्ण प्राशन किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, कितनी मात्रा में और कब तक देना चाहिए, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा इंगित कर दूं। स्वर्ण प्राशन जन्म से लगाकर और 10 वर्ष तक की आयु में दिया जा सकता है। आप देखेंगे शास्त्रों में तो स्वर्ण प्राशन में बड़ा सिंपल बताया है, सोने की सीख को घिस करके और उसमें शहद और घृत मिला करके चटाया जाता है, जैसे ही पैदा होता है। इसको संस्कार बोलते हैं, स्वर्ण प्राशन संस्कार। इसकी मात्रा 1 माह से लगाकर 6 माह तक के बच्चे में 5 बूंद की मात्रा, जैसे एक माह का तो 1 बूंद, 2 माह का 2 बूंद, ऐसा 5 बूंद तक आप दें। और 6 माह से 1 वर्ष तक के लिए 10 बूंद, और 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए आधा चम्मच, और 5 से 10 वर्ष के लिए 1 चम्मच स्वर्ण प्राशन देना चाहिए। 10 वर्ष तक की उम्र तक आप दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 माह तक देने से जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। 3 माह तक लगातार देना चाहिए, लेकिन शुरुआत पुष्य नक्षत्र से करनी चाहिए। डॉक्टर संतोष गुप्ता ने जानना चाहा 37 स्पर्म की मोर्टेलिटी है, तो 37 काफ़ी होता है। अगर 37 मोर्टेलिटी है तो निश्चित रूप से गर्भाधान हो सकता है। और बढ़ाना है तो इसमें कौच पाक, ब्रह्मणी गुटिका 2-2 गोली दिन में 2 बार लें। कौच पाक 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। इसके अलावा अगर शोधन कराना चाहे तो ववन विरेचन करा दें। ववन विरेचन के बाद फिर बाजीकरण औषधियाँ देवें तो और ज़्यादा पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर विष्णु हारिस जी ने पूछा है, मात्रावस्थी रात्रि में दे सकते हैं क्या? रात्रि में प्रायशः नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्लेष्म का काल होता है, कफ का काल होता है। शाम को आप 5 बजे तक, इवन 6 बजे तक भी आवश्यकता पड़े तो दे सकते हैं, नहीं तो प्रातःकाल ही 8 और 9 के बीच में मात्रावस्थी देनी चाहिए। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, वेट लॉस होने पर स्ट्रेच मार्क स्किन में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। मोटापा के बाद और गर्भिणी में जब गर्भ हो जाता है उसके बाद देखेंगे तो उसमें भी स्ट्रेचेस पड़ जाते हैं।
इसके लिए चारोली, जिसको चिरौंजी कहते हैं, करीब 20 ग्राम ले लें, मक्खन 20 ग्राम, गुलाब जल 10 ml और ग्लिसरीन 10 ml, इन सब का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आप सुरक्षित रख लें फ्रिज में और प्रतिदिन दिन में 2 बार इसका लेपन करें। इसके अलावा एलोवेरा की जेल अगर मिले तो इसको भी मिला लें। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई? चिरौंजी 20 ग्राम, गुलाब जल, ग्लिसरीन और अगर उसमें संभव हो सके तो हल्दी भी मिला लें और इसका लेप तैयार करके रख लें और इसको दिन में 2 बार या 3 बार, एलोवेरा जेल भी मिला लें, दिन में 3 बार इसको लगाएं। लगातार 5-6 महीना लेने से निश्चित रूप से ठीक होगा। इसके साथ ही आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम रोगी को, व्यक्ति को देना चाहिए। डॉक्टर अंकित जी ने पूछा है, एक पेशेंट में स्वेदाधिक, हस्तपाद में बहुत स्वेद आता है, इसके लिए आप विरेचन कराएं। पंचतीर्थ घृत से या शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। विरेचन के बाद फिर सूत शेखर रस 8 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 8 ग्राम, चंद्रकला 8 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना करके आंवले के मुरब्बे के साथ इसका सेवन कराएं। इसमें उद्वर्तन भी अच्छा लाभ करेगा। पंचकोल चूर्ण या त्रिकट चूर्ण या कोल कुलत्थादि चूर्ण से उद्वर्तन हस्तपाद में करें, इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। रीना शर्मा जी ने एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, तो एक्जिला है, गले प्रदेश हैं, ऐसे कुछ प्रदेश हैं, जंघा प्रदेश हैं जिसमें लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं और इसकी तत्काल चिकित्सा करना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके लिम्फोमा में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में ग्रंथि रोग समझ करके ट्रीटमेंट अपने को करना है। ते ग्रंथ्यः केचित् वाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये कालानुबन्धं चर्मा ददाति सा वै अपची इति प्रवृत्तज्ञाः। इसमें भी विरेचन कराना चाहिए। विरेचन कराने के बाद त्रिफला, वायविडंग और गिलोय, कांचनार, त्रिफला, वायविडंग, गिलोय और कांचनार पत्र बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन गर्म पानी से कराएं। साथ में कांचनादि गुग्गुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। ये सब साधारण औषधियाँ लगती हैं, लेकिन यदि लगातार आप देते हो तो रोगी में बिल्कुल फ़ायदा होता है। आप ये सोचो कि 15 दिन 20 दिन में दिया फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। इन औषधियों को लगातार प्रयोग करने से निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। मानसी जी ने पूछा है, ब्लड स्टेन ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदा रक्तयुक्त, ये एक आम व्याधि है। इसका एक तो उत्तर बस्ती देवें फलग्रत से, ये अनुवासन बस्ती हुई, अनिरूह बस्ती, गंभारी और कुटच, इसकी देवें। इसके बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार, प्रदरांतक लौह 10 ग्राम, बोलबद्धरस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, ऐसी 60 पुड़ियाँ बना के 1-1 पुड़िया दिन में 3 बार सेवन कराएं, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अशोकारिष्ट भी इसके लिए बहुत उपयोगी है। 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। चावल का धोवन, जो चावल पकाते हैं उसको पहले धोते हैं, वो पानी शहद मिलाकर देने से भी बड़ा फ़ायदा होता है।
एक चौलाई आती है, चौलाई खाते हैं हम लोग, भाजी खाते हैं, उस चौलाई का रस मिश्री के साथ देने से इसमें आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर मुबिन मुल्ला जी ने हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, उनके हाथ में कंपन होता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बहुत सारी औषधियाँ बताई थी, उसमें सर्पगंधा, गोक्षुर, खीरा बीज और मुलेठी, इनका बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। एक एक चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा सर्पगंधा बटी ये देवे। कंपन के लिए न्यू टैबलेट 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और एक भीमसेनी कपूर आता है, भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम शुद्ध घृत के साथ सुबह शाम देवें। इससे भी कंपन जाता है। ये सेनाइल कंपन नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे में जो कंपन होता है उसका लगातार ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, रसायन बाजीकरण दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर 40 साल 35 साल में ये कंपन हो गया तो निश्चित रूप से ये ट्रेमर्स हैं, डिसीज़ के ट्रेमर्स हैं। आगे पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती हैं यदि समय पर ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर सुनील राठौर जी ने पूछा है कि वमन कराते हैं, वमन का स्थान छाती में है, वमन के द्वारा, मुख के द्वारा हम दोष निकाल देते हैं तो कफ की चिकित्सा हो जाती है। विरेचन कराते हैं तो पित्त की चिकित्सा हो जाती है, मध्य भाग में स्थित पित्त को निकाला जाता है। और वस्ति अधोगत होती है, वायु नीचे होती है, तो वस्ति के द्वारा वायु का निहरण किया जाता है। लेकिन नस्य के माध्यम से तीनों दोष कैसे ट्रीटमेंट होता है इसमें, क्योंकि ऊर्ध्व स्थान जो है श्राव प्रदेश वो कफ का स्थान है, तो कफ ही दोष होता होगा, ऐसा नहीं है। तीनों दोषों के कारण, जैसे अर्धाभेदक हुआ तो कफ और वातज होता है, संखक ये पैतिक और वातज होता है, वातिक शिराशूल ये वातज होता है, अर्धित जैसी व्याधियाँ वातज हैं, तो भी हम नस्य के द्वारा चिकित्सा करते हैं। इसलिए नस्य कार्मुकता की दृष्टि से 3 भेद बताए गए हैं, विरेचन नस्य, ब्रह्मण नस्य और शमन नस्य। विरेचन शोधन नस्य कहलाता है। शोधन के माध्यम से हम कफ और पित्त का शोधन करते हैं, नासा मार्ग से बाहर से निकालते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया, जो हम नस्य देते हैं, धमापन नस्य या उपीड़न नस्य, ये शोधन प्रकार के हैं। शोधन से कफ और पित्त का निष्कासन होता है। ब्रह्मण नस्य ये वात के लिए श्रेष्ठ है, वातज व्याधियों में हम ब्रह्मण नस्य करते हैं। शमन नस्य रक्त पित्तादि रोगेषु शमनम नस्य में स्थित है। रक्त पित्तादि जैसे रोग हैं उसमें शमन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नस्य कर्म से तीनों दोषों की चिकित्सा की जा सकती है। और इसीलिए विधि अनुसार से तो नावनम चाव पीड़स्य धमापनम धूम रेव चा प्रतिमस्व विज्ञम नस्ता कर्म तो पंचधा, ऐसे 5 भेद बताएं। लेकिन कर्मानुसार वाग्भट ने, सुश्रुत ने और चरक ने 3 ही वेद का उल्लेख किया है। विरेचनम ब्रह्मणम चैव शमनम त्रिधातक। विरेचनम शिराशूल जाड्यसन्न गलामय सोफ गंड कर्म ग्रंथि कुष्ठापस्मारपिनी से। ब्रह्मणम वाते शूले सूर्यावर्ते सुरक्षये नास्याद सोसवाक संग कृच्छ बोधो अभाव के। शमनम नीलकाव्यं केश दोषाक्षी रासु। स्तंभ सुप्ते गुरुत्वाद्या हश्लेष्मका ईश्वरो गदाः सुरो विरेचनम तेषु नस्ता कर्म प्रशस्ते। ये चावातात्मका रोगाः शिरः कंप अर्धाद्यः शिरस्तर्पणम तेषु नस्ता कर्म प्रशस्ते। रक्तपित्तादि रोगेषु शमनम नरसिंह स्थिते। धमापनम धूम्रपानम च तथा योगेषु शस्यते। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों दोषों की चिकित्सा नस्य से की जाती है। अब आइए इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, डॉक्टर मुकम्मिका के कर्नाटक से हैं, अभी शायद पीजी स्टूडेंट हैं लेकिन प्रतिदिन कार्यक्रम को देखती हैं। उत्कर्ष वर्मा जी, विजय जाधव बहुत वरिष्ठ हैं, रसशास्त्र के विद्वान हैं। संध्या पांडे जी, मोहम्मद शाहिद, ये बहुत हमारे पुराने मित्र हैं और
बड़े उत्साही काम के प्रति और आजकल मर्म चिकित्सा के विद्वान हैं। वो डॉक्टर विभुकांत ये प्रोफेसर हैं काय चिकित्सा में उत्तर प्रदेश में। सत्येंद्र कुमार तिवारी जी ये भी प्रोफेसर हैं जयपुर में। गरिमा जी, अनुराग अहिरवार जी, अजय सिंह, KN गांगवार जी, नीतू सिंह, अनिल भारद्वाज, सुनील रातौरी, उषा तम्भानी, संदीप सिंह, पवन जोगी, राशि मिश्रा, भावना मिश्रा, नमिता कुलश्रेष्ठ, कैलाश चावला, शिल्पा पालस्कर, अरुणा वर्मा, राजेंद्र कुंद्रा, विकास जायसवाल, ज्ञानेंद्र सहपाठी, बलवीर कौरव, मृत्युंजय जी, नीरज कश्यप, योगेश महाजन, विनय मित्तल, मोनिका चिटनिविस, विजय यदु, सपना डिमरी और गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ये प्रोग्राम को निरंतर देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। अब आइए विसर्प पर चर्चा करें। विसर्प को इरिसिपेलस कह सकते हैं और यह रोग स्ट्रेप्टोकॉकस इरिसिपेलिटिस यह बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये रोग होता है। आचार्य चरक ने कक्षा नामक एक और विसर्प का वर्णन किया है जो कि जनेऊ की परिधि में होता है, जिसको हर्पिस जोस्टर कहते हैं। जनेऊ जैसे पहनते हैं पार्श्व में, उसी आकार से ये कक्षा नामक विसर्प की उत्पत्ति होती है। बड़ा वेदना युक्त होता है, हर्पिस जोस्टर इसको कहते हैं। यह रोग अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है, इसलिए इसे विसर्प कहा जाता है। अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्र गमन करने के कारण इसे परिसर्प भी कहते हैं। विविधम सर्पति तो विसर्पतेन सा स्मृतः परिसर्पणो अथवा नामना सर्वतः परिसर्पणात्। निदान देखें इसके। निदानों में उष्ण, अम्ल, कटु का अधिक मात्रा में निरंतर सेवन, खट्टे दही का सेवन, विकृत मदिरा का सेवन, विदाही अन्न सेवन, उड़द तेल का अत्यधिक मात्रा में सेवन, अधिक भोजन करना, चाकू आदि से या अन्य शस्त्रों से कटने के कारण भी विसर्प उत्पन्न होता है। आघात से, रस्सी आदि बांधने से, गिरने से, धूप से और श्रम से भी ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये 10 दूष से इसमें सप्त दूष से इसमें ग्रसित होते हैं। रक्त, लसिका, त्वचा, मांस और वात, पित्त, कफ। रक्त, लसिका, त्वक, मांस दोषम दोषस्त्रयोमलाः विसर्पणाम सप्तो विज्ञेयः सप्त धातवाः। यही सातों धातु कुष्ठ में भी दूषित होते हैं। अंतर ये है कि कुष्ठ में जो सप्त धातु हैं वो सातों को दूषित होना आवश्यक है, तभी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है, जबकि विसर्प में सभी दूषियों का दूषित होना आवश्यक नहीं है। वहाँ भी बताया है वातादय त्रय दुष्टा त्वक रक्त मांसाम्बुचा दूष्यंति सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठाने जयंते सप्तचैक दशयुचा न चैक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलब्ध। वहाँ सप्तको द्रव्य संग्रह ऐसा शब्द आया है और वो धीरे धीरे होता है। ये शीघ्रकाली होता है विसर्प। विसर्प में अत्यधिक वेदना होती है, जबकि कुष्ठ में उतनी अधिक वेदना, कुछ कुष्ठ को छोड़ करके उतनी अधिक वेदना नहीं होती। ऐसा हमको अंतर समझ लेना चाहिए। आइए संप्राप्ति बनाएं इसकी। उपरोक्त कारणों से कुपित, वात, पित्त, कफ एक साथ मिलकर रक्त, लसिका, त्वचा, मांस को दूषित कर विसर्प की उत्पत्ति करते हैं। इनके भेद चरक के अनुसार से 7 भेद हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वात पित्तज जिसको अग्नि विसर्प कहते हैं और वात कफज ग्रंथि विसर्प कहते हैं और पित्त कफज को कदम्ब विसर्प कहते हैं। ज़्यादातर अग्नि विसर्प बहुत तकलीफ देने वाला होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है। अग्नि के समान तीव्रता रोगी में उत्पन्न होता है। 3 भेद और हैं आश्रय के अनुसार से। वाह्य विसर्प, अंतःभागों में होने वाला विसर्प और दोनों उभय मार्ग में होने वाला विसर्प।
अंतः प्रकुपिता दोषाः विसर्पन्त अंताश्रय बहिर्प्रकुताः सर्वत्र भय संसिताः। जब धातुगत विसर्प हो जाता है तो यह बहुत ही कष्टकारी होता है। और वाह जो विसर्प है वो साध्य होता है, त्वचागत होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। कैसे डायग्नोस करें? तो वातज जो विसर्प होगा वो श्याव अरुण वर्ण का होगा और भेदनवत पीड़ा होगी। इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये वातज है। पैतिक में शीघ्र फैलने वाला, तीव्र दाह, शीघ्र पकना और पैतिक अन्य लक्षण जैसे दाह, तृष्णा, मोह, मूर्छा आदि लक्षण भी इसमें हो सकते हैं। कफज में धीरे धीरे फैलता है, देर से पकता है और ज्वर भी मंद स्वरूप का होता है। इसमें सन्निपातज में तीनों दोषों के लक्षण प्राप्त होते हैं और ये असाध्य स्वरूप का होता है। वात पित्तज जिसको अग्नि विसर्प कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि संपूर्ण शरीर में अंगारवत वेदना, भयंकर दाह उत्पन्न होता है और स्फोट तो सभी में होते हैं। वात कफज में जिसको हम ग्रंथि विसर्प कहते हैं, इसमें लाल वर्ण की ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। कफ पित्तज जिसको कदर्म विसर्प कहा जाता है, आमाशय किसी एक भाग में उत्पन्न पीली लाल पीड़िकाएँ हो जाती हैं, इनमें सड़न पैदा हो जाती है और कीचड़ के समान लक्षण हो जाते हैं और इसीलिए इसको संभवतः कदर्म कहा गया है। इसके भयंकर उपद्रव होते हैं अगर समय पर ट्रीटमेंट न किया जाए। ज्वर है, अतिसार है, छर्दी है, त्वचा फटना, थकावट और अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें हो सकते हैं। आइए चिकित्सा देखें इसकी। तो सबसे पहले लंघन कराना चाहिए, आम को हटाना चाहिए। तो इसके लिए दीपल पाचन, पंचकोल क्वाथ, त्रिकटु चूर्ण, लौड़ भास्कर चूर्ण आदि का सेवन 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक करावें। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, सम्यक लक्षण प्राप्त होने पर वमन कराएं। वमन की विधि मैंने कई बार बताई है। वमन के लिए जो काढ़ा है उसमें पटोल पत्र, मुलैठी, निम्ब छाल और इंद्रजौ, इनको 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 15 ग्राम 12 से 15 ग्राम मदन पिपली यौकुट करके मिला के रख दें रात भर। प्रातःकाल इसको मसलें छान लें और इसमें फिर 20 ग्राम शहद, 2.5 ग्राम सेंधो मिला करके वमन कल्प के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद विरेचन कराना है तो वमन के 15वें दिन विरेचन, आभ्यंतर स्नेहपान 9वें, 10वें, 11वें दिन पंचतिक्त घृत से बढ़ी हुई मात्रा में 100, 150, 200 और 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड। ऐसा आहार जो कफ पित्त वर्धक ना हो और वाय अभ्यंग और सुवाय स्वेदन 3 दिन तक करें और उसके बाद फिर विरेचन करा दें। विरेचन के लिए जो क्वाथ होगा उसमें निशोथ, त्रिफला, इसकी 30-30 ग्राम ले लें। निशोथ 30 ग्राम, त्रिफला 30 ग्राम, काढ़ा बनाए 100 ml और इसमें पंचतिक्त घृत 25 ml और एरन तैल 25 ml मिला करके वस्तु तैयार करें। विरेचन के लिए ये योग है। एरन तैल इसमें कम से कम 25 से 30 ml डालें। इसके बाद रक्त मोक्षण, विसर्प की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण है। तो इसमें शिरावेद या जलऊ का उच्चारण दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। लेप के रूप में लेप और रक्त मोक्षण 2 बड़ी प्रमुख चिकित्सा हैं। लेप के रूप में गूलर की छाल, मुलैठी, कमल केसर, नील कमल, नाग केसर और प्रियंगु, यह अनुभूति योग है। गूलर की छाल, मुलैठी, कमल केसर, नील कमल, नाग केसर और प्रियंगु बराबर मात्रा में चूर्ण बना के रख लें 100-100 ग्राम लेकर के और एक डोज है 20 ग्राम। 20 ग्राम पानी में अच्छा पीस करके और इसमें 2 चम्मच घृत मिला, शुद्ध घृत मिला करके लेप करना चाहिए। इससे तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा एक और लेप बता रहा हूँ मैं आपको। मुलैठी, शतावरी,
और जवा का सत्तू, मुलैठी, शतावरी और जवा का सत्तू, ये बराबर बराबर मात्रा में ले करके आप अपने पास सुरक्षित रख लें। एक डोज है 20 ग्राम। 20 ग्राम ये पानी में पीस करके और 2 चम्मच घृत 10 ml घृत मिला करके इसका सेवन नहीं, लेप के लिए इसको दिन में 2 बार इसका लेप करें। देन यौ का आटा, जवा का आटा, मुलैठी, जौ का आटा और मुलैठी, इनको बारीक चूर्ण कर लें। 100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लें। एक डोज है 20 ग्राम। पानी में अच्छी तरह पीस लें और घृत मिला करके लेप करें। इस तरह से 3 लेप मैंने आपको बताए। परिसिंचन भी इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चिकित्सा है। तो 10 मूल क्वाथ से परिसिंचन करना चाहिए। अगर इसमें घृत मिला दें 10 मूल क्वाथ, मान लीजिए आपने बनाया 500 ml, तो लगभग 30 ml के आसपास शुद्ध घृत मिला करके और ऊपर से अवसिंचन करें जहाँ पर विसर्प हुआ हो। एक क्वाथ है, इसमें मोथा, नागर मोथा, नींब छाल, पटोल पत्र, नागर मोथा, नींब छाल, पटोल पत्र प्रत्येक 100 ग्राम लेकर के बारीक चूर्ण तैयार कर लें। यौकुट कर लें, नहीं तो एक मात्रा 20 ग्राम की है। 20 ग्राम 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन कराना है। इसमें किरात इक्तारी क्वाथ, किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानी चाभ्यास्यात पुनरावर्तकम जरा। ये किरात इक्तारी क्वाथ भी इस रोग में बहुत लाभकारी है। इसके अलावा महामंजिष्ठादि क्वाथ, सारीवाद्यासो, खदिरारिष्ट बदल बदल कर इनका भी सेवन रोगी में करें। कुछ ना मिले तो दशांग लेप, दशांग लेप करीब 20 ग्राम, आधा कप दूध और 20 ml पंचतिक्त घृत, इनको मिला करके धीरे धीरे गर्म करें और एक लेप तैयार करें। इस लेप का प्रयोग करें, ये तत्काल लाभदायक है। फिर से बताता हूँ, दशांग लेप 20 ग्राम, 20 ml शुद्ध पंचतिक्त घृत, आधा कप दूध, इसमें पकाएं और लेप तैयार जब हो जाए, धीरे धीरे पकाना है, लेप तैयार हो जाए तो इसका लेप करें। कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे तक वो लेप रहना। इसमें बांधना नहीं चाहिए, पट्टी से बांधना नहीं चाहिए। पट्टी से बांधने से विसर्प और बढ़ जाता है, खुला रहना चाहिए। औषधियों में रसमाणिक्य 5 ग्राम, गंधक रसायन 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम। रसमाणिक 5 ग्राम, गंधक रसायन 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम। इसकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। एक योग और है, चंद्रकला रस 5 ग्राम, गंधक रसायन 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम। इसकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ देवें। आरोग्यवर्धिनी और कैशोर गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। और यदि ज्वर की अवस्था हो तो संशमनी बटी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने संक्षिप्त में चिकित्सा बताई, बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। जैसे लेप मैंने बताया, लेप का प्रयोग तत्काल करें और साथ साथ में पित्तनाशक ट्रीटमेंट हमेशा रहना चाहिए। शीतल वस्तुओं का सेवन अच्छा कराएं, संभव हो तो सरंग पानी का सेवन भी कराएं। और पेशेंट में ध्यान देना चाहिए, अगर यदि इसकी तृतीय चतुर्थ अवस्था आ जाए तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आगे हो जाती है, इसलिए इसकी विधिवत चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। आशा है आपने व्याख्यान सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।